तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली रांची में। तो पॉलिटी की क्लास चल रही है, क्लास 15 है। इसका पहला पार्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब इसके हम दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, पार्ट सेकंड। पॉलिटी क्लास 15 ही है ये, और इसका जो पार्ट है वो सेकंड है। ओके, चलिए। तो इससे पहले हम 1892 के एक्ट तक की बात कर चुके हैं। अब बात ये आती है, भारत में डुअल गवर्नमेंट सबसे पहले कब लागू हुई, कब ख़त्म हुई, किसने ख़त्म की, किस एक्ट से लागू हुई, किस एक्ट से ख़त्म हुई, और कब डुअल गवर्नमेंट ने होम रूल का या प्रांतीय स्वायत्तता का स्थान ले लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसी क्लास में। इसके अलावा भारत में पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखें, भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, पहला वायसराय कौन था, अंतिम वायसराय कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, पाकिस्तान का पहला और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। बने रहिए आखिर तक हमारे साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं आगे। तो 1892 के एक्ट की बात हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट। द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट पर मैंने स्पेशली एक क्लास आपको पढ़ाई है, वीडियो भी बनाई है, लेकिन फिर बताता चलूँ। दोहरे शासन का मतलब ही सिंपल लग रहा है, दो आदमी का शासन हो, दो आदमी हो, दो संस्थाएं हों या दो सरकारें हों, वही सब जो है वो द्वैध शासन है। आज भी देख लो आप, भारत में द्वैध शासन तो है भाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है, राज्य सरकार अपने अपने इलाकों में कानून बनाती है। तो यही दोहरा शासन या द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट है। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई? भारत में इसकी शुरुआत हुई 1765 में, जब लॉर्ड क्लाइव ने इसे बंगाल में लागू किया था। मुगल किंग से दीवानी अधिकार लेकर, बंगाल के नवाब से निजामत के अधिकार लेकर के उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि सारी पावर कंपनी के पास थी, और बंगाल का जो नवाब था वो भी था राजा, लेकिन वो नाम मात्र का राजा था। तो उस सिस्टम को इतिहासकारों ने कहा था डुअल गवर्नमेंट या दोहरा शासन। क्या आप बता सकते हैं जो बंगाल का दोहरा शासन था किसने खत्म किया था? पांडे जी, प्रियंका पांडे, बताएं, बंगाल में दोहरा शासन किसने खत्म करा था? बंगाल में दोहरा शासन उसने खत्म किया था जिसने बंगाल के नवाब को दफा कर दिया और बंगाल का शासन सीधे कंपनी के हाथ में ले लिया। कौन था वो गवर्नर जनरल? कब, कौन सा था वो वर्ष, आप बताएं। हाँ, वेरी गुड, वारेन हेस्टिंग्स, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने, है ना। तो यही बात। अब आप आगे चलें। अब ये सिलसिला आगे चलता रहा। अब एक तो 1919 का जो डुअल गवर्नमेंट था, मैंने आपको बताया, जब 1919 में जो सरकार के जो काम के थे दो हिस्सों में बटे, केंद्र सरकार के काम और राज्य सरकार के काम, और राज्य सरकार के कामों को पुनः दो हिस्सों में बांट दिया गया। कौन से विषय? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। पता है ना? नहीं पता है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, और द्वैध शासन पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, तो 1919 में इस तरह से राज्यों में दोहरा शासन लागू किया गया था। क्या साइमन कमीशन ने कहा था भाई इसको ख़त्म कर दो, तो क्या हुआ था? 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो गई थी। उसकी बात अभी करेंगे। एक और डुअल गवर्नमेंट थी, वो क्या थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का शासन। 1784 के एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, है ना। इसमें मैंने लिख भी रखा है कहीं, अब इधर ध्यान नहीं दे रहा, मैं फ्लो में हूँ तो बोलता जा रहा हूँ। 1784 के एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रक मंडल। इसमें कितने मेंबर थे? आपसे कोई सवाल पूछेगा एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस में, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे? टोटल 6 मेंबर थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के व्यापारिक मामलों से कोई लेना देना नहीं था। ध्यान रखना, सवाल आएगा कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को कब अलग किया गया, कब अलग किया गया। एक सवाल आएगा कि कंपनी कब पूरी तरह से केवल व्यापारिक संस्था रह गई या पूरी तरह से केवल राजनीतिक संस्था रह गई। याद है? आप बताएं विकास, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को कब अलग किया गया? हाँ, वेरी गुड, 1784 के पिट्स एक्ट से। पिट्स एक्ट, विलियम पिट जो था, कौन था विलियम पिट? आपको पता है विलियम पिट कौन था? इंग्लैंड का था, प्रधानमंत्री था या वित्त मंत्री था? बताओ कमेंट सेक्शन में। तो 1784 के पिट्स एक्ट से भारत में पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। इससे कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक मामले थे उन्हें अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामले समझ रहे यानी जी, युद्ध करना, विदेशों से संधियां समझौते करना, शासन चलाना, ये राजनीतिक मामले हो गए। व्यापार का मतलब व्यापार, इन दोनों को अलग कर दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, उसने कहा भाई ये जो कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं, कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जिसमें 6 मेंबर होंगे। व्यापारिक मामलों से इसका कोई लेना देना नहीं था। आप देखें, राजनीतिक मामले
दो लोग देख रहे हैं, दो संस्थाएं देख रही हैं, एक लंदन में बैठा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया। तो इस तरह से भारत में दोहरा शासन शुरू हो गया। यहाँ से भी ये भी दोहरा शासन था। किसका दोहरा शासन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1773 के एक्ट से मान्यता प्राप्त वो चल रहा है, 1784 के एक्ट से आपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, तो दोहरा शासन यहाँ से शुरू हो गया। ये दोहरा शासन कीर्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दोहरा शासन कब खत्म हुआ? हाँ वेरी गुड, थोड़ा सा मुंह हटा के बोलें, जोर से बोलें, यहाँ तक आवाज़ आएगी। 1858 के एक्ट से ये वाला जो दोहरा शासन था ये खत्म हो गया। कौन सा वाला दोहरा शासन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो दोहरा शासन था ये खत्म हो गया। अब इन दोनों की पावर किसे दे दी? भारत सचिव और उसकी परिषद को। 1858 के एक्ट से, अभी आऊँगा यहीं पे लौट के, 1858 के एक्ट से काउंसिल ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव और उसकी परिषद, ये संस्था बनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकार थे इनको ख़त्म कर दिया गया। इसके जो अधिकार थे वो किसको दे दिए गए? भारत सचिव और उसकी परिषद को। तो ये वाला दोहरा शासन खत्म हो गया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो ये था दोहरा शासन। अब जिस तरह से आपसे सवाल पूछे उसी तरह से आप लोग आंसर देना। एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत में पहली बार दोहरा शासन कब शुरू हुआ, तो बहुत से लोगों ने 1919 का एक्ट लगा दिया था। और बाहर हम लोग आते हैं ना, एग्जाम देते हैं, और ये भी सही है, 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 बाहर खुश होते हुए आते हैं, अरे पेपर बड़ा बढ़िया होता, अरे पेपर बड़ा हुआ, फिर रिजल्ट आता, सिलेक्शन नहीं होता, पेपर बिक गया, पेपर आउट हो गया, पेपर बिक गया, पेपर आउट हो गया। नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपने पढ़े हैं वन लाइनर, आपने पढ़े हैं 2-2 महीने के क्रैश कोर्स, 1-1 महीने के क्रैश कोर्स, नाम नहीं ले रहा मैं, तमाम तरह के चैनल हैं, तमाम तरह के ऐप हैं जिनसे आप लोग पढ़ रहे हैं वन लाइनर वन लाइनर वन लाइनर, कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रहे। पब्लिशर परेशान है, उनकी कॉन्सेप्चुअल बुक नहीं बिक रही है ना। वीडियो में खैर इतनी लंबी बातें नहीं करेंगे। मैं बुक सेलर के पास जाता हूँ, वो वाली बुक देना, आनी छपनी बंद हो गई, वो वाली बुक देना बहुत कम आ रही है, वो वाली बुक देना सर कौन सी हमें तो पता ही नहीं, लगी पड़ी है वन लाइनर बुक्स, कह रहा सर ये इन्हीं का रिवाज है, यही बिक रही है। तो इस भीड़ में अभी भी जो कॉन्सेप्ट से पढ़ रहा है, भले यूट्यूब से पढ़ो, चैनल से पढ़ो, किसी ऐप से पढ़ो, बुक से पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है नौकरी उसी की लग रही है। समझ रहे ना? हाँ, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, है ना। तो ध्यान से सुनना, अगर समझ में ना आया हो तो इसको फिर से बैक करो और देखो, फिर समझ में आएगा। आगे चलें। ये सारा मैंने आपको बता दिया। और प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या था? साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी कि भाई ये प्रांतों में जो दोहरा शासन है इसको ख़त्म कर दो। साइमन कमीशन पे ही मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। दोहरा शासन प्रांतों में जो है उसको ख़त्म कर दो, उसकी जगह क्या करो? सोनू बताओ, उसकी जगह क्या करो? प्रांतों में दोहरा शासन खत्म कर दो, उसकी जगह क्या करो? हमारी कोचिंग में जो भी स्टूडेंट आते हैं ना, उनकी सेहत बन जाती है। उसका ताज़ा तरीन एग्जाम्पल आप में, आपका ही वेट बढ़ गया। ठीक है, हाँ बताएं। नहीं, उसने कहा था कि दोहरा शासन प्रांतों का ख़त्म करके उसकी जगह प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ, स्टेट्स में जवाबदेह सरकार बनाओ। तभी फिर 1935 का एक्ट आया था। 1935 के एक्ट में इस सिफारिश को ध्यान में रखा गया। और आपने जाना है, क्या हुआ? सब ठीक ठाक हैं? ठीक है, जाओ। तो कल आएंगे? अच्छा, इसीलिए तैयार हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं वैसे? रुद्रपुर जा रहे हैं? अच्छा, हमारा काम होगा क्या? हाँ ठीक है। ये बोर्ड सारा आ रहा है, इसमें देख लें ध्यान से। ठीक है, तो 1935 के एक्ट से व्यवस्था हुई कि भाई द्वैध शासन खत्म कर दो और प्रांतों में स्टेट्स को ऑटोनॉमी या स्वायत्ता दे दो। अब ये स्वायत्ता ऑटोनॉमी क्या थी इसकी बात कभी बाद में करेंगे, फिलहाल अपने टॉपिक पे रहते हैं, नहीं तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार, देखो यहीं पे क्वेश्चन आता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ। तो इसमें कभी 1813, कभी 1833, आप लोग ये आंसर दे जाते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1813 का चार्टर एक्ट आया। अच्छा, उस चार्टर एक्ट के आने के पीछे जो ब्रिटेन के, जो इंग्लैंड के जो उद्योगपति व्यापारी थे ना, उनका बहुत दबाव था, उनके पास पैसा बहुत आ गया था। जब हम लोग एक क्लास आपको पढ़ाएंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक लूट के चरण, तो उसमें से एक स्टेज या एक फेज़ आती है 1813 से 1860 वाली, जो कहते हैं ना मुक्त व्यापार वाली, है ना, फ्री ट्रेड वाली। उसमें क्या था कि जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो इंग्लैंड सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि एशिया,
ख़ास करके जो इंडिया की जो बस्ती है हमारी, इंडिया की जो कॉलोनी है, वहाँ पर ट्रेड का जो राइट है, इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो ट्रेड का राइट है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। किसी और को वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार नहीं है, यानी कि उसकी मोनोपोली है। इसको ख़त्म करो। हमें भी इंडिया से या इंडिया में व्यापार करने की छूट होनी चाहिए। तो इंग्लैंड की संसद ने एक्ट पास किया था 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें देखो दो बातें की गई थी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के जो अधिकार थे, एकाधिकार नहीं, मोनोपोली, उससे पहले एकाधिकार शब्द था, अब है अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के अधिकार 20 साल के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। 20 साल का मतलब 1833 तक। 1813 का एक्ट आया, उसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के अधिकार अगले 20 साल के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कहा गया कि भाई आपका जो व्यापारिक एकाधिकार है, मोनोपोली जो है, वो अब ख़त्म की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आप जो चाय का व्यापार करते हो, भारत से या भारत में जो चाय का व्यापार करते हो, उस पर आपका एकाधिकार बना रहेगा। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली अधिकार बना रहेगा, एकाधिकार बना रहेगा। तो ध्यान रखना, 1813 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत से मामलों में व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ, लेकिन सारा नहीं। व्यापार पर सारा अधिकार जो है वो खत्म नहीं हुआ। एक बार आयोग ने इसका आंसर 1813 ही दिया था, मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था, वो ऑब्जेक्शन माना गया था। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन जब आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म हुआ, तो उसका आंसर 1813 नहीं है, 1833 है। वो कैसे, मैं बताऊंगा। तो 1813 के एक्ट से कंपनी के भारत में व्यापार के अधिकार 20 साल के लिए बढ़ाए गए। इसके अलावा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए। 1833 का एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के अधिकार, ध्यान रखना, भारत में व्यापार के अधिकार और 20 साल के लिए बढ़ाए गए, लेकिन मोनोपोली खत्म कर दी। आप कर सकते हो व्यापार, लेकिन आपके अलावा दूसरे भी कर सकते हैं। अब आपको उसमें कोई प्रिविलेज या विशेष अधिकार नहीं दिया जाए। जैसे होता था ना, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र, फर्रुख शेर, इन्होंने क्या किए थे, दस्तक सबसे पहले किसने दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को? फर्रुख शेर ने दिया था। दस्तक सबसे पहले फर्रुख शेर ने दिया था, तो इनको दस्तक मिली हुई थी। दस्तक का मतलब इन्होंने एक मुश्त टैक्स दे दिया, उसके बाद इनसे कोई टैक्स लेना नहीं है ना। तो अब ये वाली व्यवस्था खत्म हो गई। आपके पास कोई प्रिविलेज या विशेष अधिकार नहीं है। जैसे राइट, जैसे कानून दूसरों के लिए, वैसे ही राइट, वैसे कानून आपके लिए। 1833 के एक्ट से ये कहा गया। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूरी तरह से खत्म हो गया 1833 के एक्ट से। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म हो गया, तो 1833 बिल्कुल सही है ये। और अगर गलत दे दे तो ऑब्जेक्शन लगा देना, RTI का ज़माना है, ठीक है ना। लेकिन जब आप ऑब्जेक्शन लगाए ना, तो प्रूफ होना चाहिए उसका कोई आपके पास। और प्रूफ, कभी भी आप ऑब्जेक्शन लगाए ना, तो जो वन लाइनर टाइप जो किताबें चलती हैं ना, इनका प्रूफ वो आमतौर पर नहीं मानेगा। इंटरनेट का कोई जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो चलता है, माना जाता है। इसके अलावा जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, है ना, मान्यता प्राप्त जो राइटर हैं, पब्लिशर हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनका ज़रूर माना जाता है। अच्छा, उसका भी ये नहीं है कि आपने बुक की फोटोस्टेट ला के भेज दी और एग्जामिनर ने कहा, हाथ खड़े कर दिया, हाँ भाई बुक में ऐसा लिखा हुआ, उसका आप ध्यान दिला रहे हो, एग्जामिनर का आप ध्यान दिला रहे हो, देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ। अब वो उसको स्टडी करेगा, देखेगा क्या ऐसा हो सकता, फिर उससे फैसला लिया जाता है ना। ये तो कोर्ट तक चले जाते हैं लोग, है ना, ठीक है। तो ट्रेड राइट या व्यापारिक एकाधिकार, इसकी बात हो गई। अब मैंने कहा 1833 में क्या हुआ, कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था बनी रहेगी। देखो 1784 के एक्ट से, ध्यान रखना, मैं फिर कहूँगा, हम लोग 1-1.5 नंबर से क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। 1784 के एक्ट से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक काम अलग कर दिए गए। अब 1833 के एक्ट से कंपनी का जो राजनीतिक मसला था वो ख़त्म। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के राजनीतिक अधिकार एक तरह से ले लिए। कंपनी भारत में अब केवल एक व्यापारिक संस्था रह गई। हालांकि कंपनी का शासन अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहा है, लेकिन 1833 के एक्ट से कंपनी के जो राजनीतिक अधिकार थे वो छीन लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल एक व्यापारिक संस्था रह गई, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिख दिया, इसी में शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक नहीं, ये 1833 के एक्ट से नहीं है। हाँ, 1813 का एक्ट चल रहा है ये, 1833 में बीच में आ गया, नहीं ये दो है, 1833 के एक्ट से ही है ये 1833 के एक्ट से है। और ये जो है ना, इसी में शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक, तो ये 1813 के एक्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है।
हाँ, तो ये जो है, ये बात जो है, ये 1813 के एक्ट की है। 1813 के एक्ट की बात है ये। 1813 के एक्ट में क्या हुआ, जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, ये इसी में जो मैंने लिखा है, एक्चुअली मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 1813 का जो लिखा ना मैं, चीन के अलावा, चीन व चाय के अलावा सब खत्म, है ना। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें आज भारत में जो स्कॉलर थे ना, वो मांग कर रहे थे। इसके अलावा एक चीज़ और है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ गई। शुरुआत तो 1757 में हो गई। अच्छा, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब? सन 1600 में बनी। हॉकिंस आ गया और फिर धीरे धीरे यहाँ लगे, व्यापार करने लगे। अच्छा, शुरू में जब ये आए, देखो जब हम एक ऑफिस बना लेते हैं तो उसमें केवल मैनेजर साहब ही नहीं होते हैं। ऑफिस आपने बना लिया, उसमें मैनेजर साहब हैं, CEO साहब वो नहीं है, उनका बहुत सारा स्टाफ होता है। स्टाफ समझते हैं ना, जो चीफ को काम करने लायक स्थिति में लेके आता है। आप देखो, आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको पता है मेरी टेक्निकल लिमिटेशंस पता है ना। मैं पढ़ाना तो जानता हूँ, मैं अच्छा बुरा आई डोंट नो, पढ़ाना तो मैं जानता हूँ, मैं मार्कर की इंक में भर लूँगा, बोर्ड साफ़ कर लूँगा। लेकिन आप लोगों ने देखा ना, आप मेरे कई सारे स्टूडेंट मेरे साथ ही मेरे आने से पहले बोर्ड को साफ़ कर देते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, अब समझिए, आप भी समझिए, मैं क्या करता हूँ, मैं स्टोरी और स्क्रिप्ट बनाता हूँ, है ना। स्टोरी स्क्रिप्ट यहाँ पर लिख दूंगा। बहुत से स्टूडेंट आप लोग यहाँ लिख भी देते हैं, मेरा समय बचाने के लिए यहाँ लिख भी देते हैं। स्क्रिप्ट मैंने तैयार कर दी, आप लोगों ने यहाँ लिख दिया। मैंने आगे क्या बोलना है, आप में से कोई आता लाइटिंग की व्यवस्था, आप देखो ना, कभी सोचा आपने, हम लोगों ने अनजाने में ही अपने काम बांट लिए हैं। एक का काम लाइटिंग्स का है, एक का काम रिकॉर्डिंग का है, एक का काम एडिटिंग का है, एक का काम उसका अपलोड करने का है ना। एक का काम नज़र रखने का, चैनल को मॉनिटर करने का, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा मुख्य काम आप मान सकते हो मेरा हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा तो वीडियो बनेगी नहीं। सबसे ज़रूरी काम इसमें क्या हो गया, वीडियो को बनाना। लेकिन अगर आप लोग मेरे हेल्प ना करें तो मुझे काम करने में बहुत परेशानी होगी, और ऐसा हो सकता है कि मैं इतना इरिटेट हो जाऊँ इन सारे कामों से कि मैं काम करना ही बंद कर दूँ। यही काम होता है स्टाफ का। स्टाफ जो होता है, जो संस्था का अध्यक्ष है, उसे सूत्र कहते हैं, लाइन कहते हैं, उसको काम करने की स्थिति में लाता है ना, उस स्थिति में बनाए रखता है कि वो अपना काम सही ढंग से करे। तो वही बात हुई भाई, कंपनी आ गई, व्यापारी आ गए कंपनी के, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आ गए, गवर्नर आ गए, गवर्नर जनरल आ गए, लेकिन उन्हें स्टाफ चाहिए था। अब शुरू में उन्होंने स्टाफ की भर्ती यूरोप से की या इंग्लैंड से की, लेकिन इंग्लैंड या यूरोप के लोग आते थे यहाँ पर तो ज़्यादा पैसा मांगते थे। हम लोग विदेशों में जाते हैं काम करने को, हमें ईजिली काम मिल जाता। क्यों मिल जाता हमें काम? हम वहाँ पर कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर दिहाड़ी समझते हो ना, बेसिस, डेली वेजेस, यहाँ पर दिहाड़ी 500 रुपये। यहाँ पर जो दिहाड़ी 500 रुपये है, अगर हम करेंसी की तुलना करें तो वहाँ की दिहाड़ी 500 रुपये, लेकिन वहाँ के हिसाब से महंगी है। अगर वो लोग वहीं के मजदूर या कामगार हायर करते हैं तो उन्हें वो महंगे पड़ते हैं वहाँ पर। हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ की कम मजदूरी भी हमें ज़्यादा मिलती है, इसीलिए तो हम भाग रहे हैं विदेशों को, और विदेशी हमें इसीलिए हमारा वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम कीमत में कम मजदूरी में काम करने वाले कामगार चाहिए, इसीलिए वो हमारा वेलकम कर रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि वहाँ बेरोजगारी फैले, गरीबी फैले, तो वहाँ के लोग भी कम कीमत में काम करने को तैयार हो जाएं, तो वो कहेंगे भाई इन्हें भगाओ यहाँ से, है ना। फिर वहाँ झगड़े शुरू हो जाएंगे। खैर, तो समझ गए ना, तो स्टाफ ज़रूरी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे, पहले तो उन्होंने विदेशों से बुलाए, लेकिन वो ज़्यादा पैसा मांगते थे। अब कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो विदेशों में ही उनको अवेलेबल थे कुछ काम करने के लिए ना, जहाज़ चलाने वाला, अब जहाज़ की सफाई करने वाला, ऑफिस की सफाई करने वाला, ऑफिस में लेटर इधर से उधर भेजने वाला, अब वो इतने महंगे वहाँ से लाना नहीं चाह रहे हैं। मैं भाई यहीं से भर्ती कर लो, इंडियंस की भर्ती कर लो। अब इसके लिए क्या चाहिए साहब, उन्हें हिंदी आती नहीं, संस्कृत, अरबी, फारसी आती नहीं, तेलुगु, कन्नड़ आती नहीं। ना साहब, इंग्लिश मीडियम के स्कूल यहाँ पर शुरू करो, या यहाँ पर एजुकेशन का प्रचार प्रसार करो, या भारतीयों को इस लायक बना दो कि वो हमारे छोटे मोटे काम कर सकें। तो कंपनी जो थी वो एजुकेशन की तरफ को ध्यान देने लगी, शिक्षा के प्रसार की तरफ को ध्यान देने लगी। कंपनी का मतलब हमारे भले से नहीं था, ताकि वो अपने लिए छोटे लेवल पर काम करने वाले कर्मचारी तैयार कर सकें। तो 1813 का जो एक्ट था उसमें कंपनी को यह अधिकार मिला कि कंपनी चाहे तो भारत के खजाने से, भारत के, ध्यान रखना, इंग्लैंड के खजाने से नहीं, भारत के खजाने से हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा और विद्वानों पर खर्च कर सकती है। इसी के बाद फिर वो एंग्लो ओरिएंटलिस्ट या आंग्ल प्राच्य विवाद पैदा हुआ। वो क्या था उसकी हम तह में नहीं जाएंगे, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। तो कंपनी को 1 लाख रुपए का अधिकार मिला, किस पर? एजुकेशन पर खर्च करने के लिए। इसके अलावा मैंने लिखा मिशनरी धर्म प्रचार छूट, जो ईसाई मिशनरियाँ थीं उन्हें भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई। ये भी एक वजह थी 1857 के विद्रोह की।
है ना। 1813 के एक्ट से मिशनरियों को कहा गया कि भाई ठीक है, आपको यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दी जाती। इससे पहले इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। पुर्तगाली कंपनी आई थी ना, आप सुनते ना, पुर्तगालियों का भारत से पतन हुआ तो उसकी एक वजह ये थी कि धार्मिक मामलों में बहुत कट्टर थी। कहते हैं ना, इनके एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में तलवार थी। इनका भारत आने का जो मुख्य मकसद था, अरब के लोगों को यहाँ से हटाना, भारत में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना, हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार करना, और एक मकसद और था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है ना। तो अब इससे पहले अंग्रेज जो थे उन्होंने इस मामले में कोई दखल दिया नहीं, लेकिन 1813 के एक्ट से इन्होंने व्यवस्था कर दी कि ईसाई मिशनरियों को यहाँ धर्म प्रचार करने की छूट है साहब। ठीक है, इससे थोड़ा थोड़ा भारत में असंतोष पैदा शुरू हो गया था। ठीक है, अब इसके अलावा फोर्ट विलियम की जगह हेलबरी लंदन, ये क्या लिख दिया मैंने। अच्छा, मैंने एक दो वीडियो में और भी मजाक में कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने देखो कितना शॉर्ट में लिखा ना, फोर्ट विलियम की जगह हेलबरी लंदन। अब यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होता ना तो वो स्लाइड लगातार चलती रहती, मैं आपको इजीली पढ़ाता रहता, एक बार मैं स्लाइड बनाता उसमें वो चलता रहता, जगह की कोई समस्या थी नहीं, लेकिन यहाँ पर जगह की समस्या है। ठीक है ना, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, उसको लिखते हुए रहिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अब इसमें कमाई होने लगी तो वो सारा पैसा ईमानदारी से आप पे खर्च हो जाएगा, स्मार्ट बोर्ड वगैरह वगैरह। ओके, चलें आगे। तो सब ये फोर्ट विलियम क्या है प्रियंका पांडे, फोर्ट विलियम या फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है ये? राबी आप बताएं, जोर से बोलें, जो कि आवाज़ इस माइक तक आ जाए। चलिए, कलकत्ता में किला बना, उस किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। कंपनी ने कलकत्ता में अपना किला बनाया, उस किले का नाम था फोर्ट विलियम। बाद में लॉर्ड वेलेजली आया, लॉर्ड वेलेजली आया तो लॉर्ड वेलेजली ने इसी फोर्ट विलियम में एक कॉलेज बनाया। वो एक्चुअली ट्रेनिंग कॉलेज था, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, भारत में कंपनी के जो पॉलिटिकल या ट्रेड इश्यूज थे उनमें कंपनी के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए उसने यह कॉलेज बनाया, ना कि पढ़ाने के लिए, हम लोगों को पढ़ाने के लिए ना, कंपनी के कर्मचारियों को, जो कंपनी के सिविल सर्वेंट्स थे, ना आर्मी, जो कंपनी के सिविल सर्वेंट्स थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, भारतीय धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति वगैरह के, भारतीय भाषाओं के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम किले में कॉलेज बनाया था। उसी के नाम पर उसका नाम पड़ गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी दुराग्रह से ग्रस्त थी हमारे लिए, वो चाहती नहीं थे कि भारत में इस तरह का कोई एजुकेशनल प्रचार प्रसार हो। उन्हें पता था अगर भारतीय पढ़ लिख गए, सभ्य हो गए, समझदार नहीं, सभ्य तो हम हैं ही, उनकी नज़र में हम असभ्य थे, तो अगर उनका मकसद ये था कि अगर भारतीय पढ़े लिख गए, सभ्य हो गए, समझदार हो गए तो हमें भागना पड़ जाएगा। ऐसे हुआ, जैसे जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन का प्रचार प्रसार बढ़ा, उन्हें राजनीति, प्रशासन, सेना की हर शाखा में अपना होल्ड कर लिया, भगा दिया उन्हें। तो खैर, तो अब जो कंपनी के डायरेक्टर थे या इंग्लैंड की संसद थी, उसने कहा भाई यहाँ पर नहीं, अगर इस तरह का कोई ट्रेनिंग कॉलेज बनेगा तो इंग्लैंड में बनेगा। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उससे फोर्ट विलियम कॉलेज बंद कर दिया गया, उसकी जगह उसी की तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लंदन के पास एक कस्बा था हेलबरी, अब तो लंदन में मिल गया, हेलबरी में बनाया गया, तो उसको नाम दिया गया हेलबरी कॉलेज। ठीक है, चलें आगे। हेलबरी कॉलेज इसको नाम दिया गया, कौन से एक्ट से? 1813 के एक्ट से। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ और लिखा है, बाद में जोड़ा है मैंने, इसको रेड पेन से लिखा है, मैंने लिखा 1793 टी राइट 20 ईयर, 1833 अगेन, फिर मैंने लिखा ट्रस्टी। तो इसकी बात मैंने पहले भी करी है। तो 1793 में कंपनी के जो व्यापार के अधिकार थे, टी राइट मैंने लिखा, ट्रेड राइट, वो 20 साल के लिए बढ़ा दिए गए। 1833 में फिर से इनको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, अब 1853 में क्या होता है? 1853 में नया काम ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आपका भारत से शासन कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप ये कहें तो ये गलत है, अगर आप सीधे सीधे ऐसे कहें तो ये गलत है। 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप भारत में इंग्लैंड की संसद के ट्रस्टी हैं या न्यासी हैं। ट्रस्ट या न्यास, इसका ट्रस्ट या न्यास का मतलब है किसी एक काम के, किसी एक कारोबार की देखभाल करने वाला। अब वो देखभाल कर रहा है, केवल केयर टेकर है, इसका मतलब ये नहीं काम उसका हो गया या उसका उस पर कब्जा हो गया, कभी भी आपसे छीना जा सकता है। जैसे मैं यहाँ गया, मैं बिजी हूँ यार, विकास आप आज मैं नहीं आऊँगा, आप देखो आज, विकास 1 महीने तक मैं नहीं आऊँगा, 1 महीने तक आप देखो इसको, जैसे भी चलाओ। तो यहाँ पर विकास जो भी प्रॉफिट होगा वो सब आप मुझे दे दोगे,
खुदा ना खास्ता लॉस हो गया तो मैं आपको दे दूंगा कि भाई इतना लॉस हो गया, ये लो आप। जो भी प्रॉफिट होगा वो आप मुझे दे दोगे। जो भी यहाँ पर नई संस्था, नया स्टूडेंट या कुछ भी आएगा, आप मेरे बिहाफ पर, मेरे प्रतिनिधि के रूप में उससे बात करोगे। और जैसे मैं आऊँगा, मैं चाहूँगा विकास जी आप हटो, आपको हटना पड़ जाएगा। समझ गए ना? तो एक्चुअली न्यास जो है एक कह सकते हैं ना अलाभकारी संस्था, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन। खैर जो भी है, तो इंग्लैंड की संसद ने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इंग्लैंड संसद की ट्रस्टी रहेगी या न्यासी रहेगी। कब तक? जब तक इंग्लैंड की संसद चाहे। यानी कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की अंतिम घड़ियाँ शुरू हो गई। ओके, तो 1853 के चार्टर एक्ट से जो है कंपनी को भारत में ट्रस्टी बना दिया गया। अच्छा, आगे कहीं मैंने लिखा होगा तो इस चीज़ को मैं यहाँ बताता चलूँ, कहीं लिखा होगा मैंने, मुझे ध्यान आ रहा है, थोड़ी इससे रिलेवेंट चीज़ें हैं। भारत में भेदभाव का अंत कब हुआ कानूनी तौर पर? भारत में 1833 के एक्ट से, देखो ना। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ मुझे और याद आ गई, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, केंद्रीकरण कहीं लिखा होगा मैंने, नहीं लिखा होगा तो मैं भूल जाऊँगा मैं भूल जाऊँगा बाद में, इसलिए बताता चलूँ। भारत में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अच्छा, ये सेंट्रलाइजेशन था क्या? मैं बैठ जाऊँ, मैं थक गया। ठीक हो गया? भारत में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अच्छा, ये सेंट्रलाइजेशन था क्या? तो वो सुन, जो कलकत्ता का गवर्नर था उसको कलकत्ता, मुंबई, मद्रास तीनों। हाँ, वेरी गुड। देखिए, जो सेंट्रलाइजेशन क्या था, कलकत्ता या बंगाल का जो गवर्नर था उसको नाम दिया गया गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और इसको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का भी सुपरवाइजर नियुक्त कर दिया गया, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया। यानी कि अब वो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों कंपनियों का, तीनों प्रेसिडेंसी का बॉस हो गया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि अभी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता प्रेसिडेंसी को या बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। इसको आप ऐसा समझें, बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसी अपने अपने कानून अपने अपने हिसाब से बना रहे थे। कानून ना कहकर इसको पॉलिसी कहेंगे, अपनी अपनी नीतियाँ बना रही थी। अब बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का पॉलिसी बनाने का राइट छीना नहीं गया, ध्यान रखना, राइट छीना नहीं गया, उनका राइट छीना नहीं गया, लेकिन ये कह दिया गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है या बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए पॉलिसी बना सकता है। अब आप जैसे देखें ना, भारत में दो सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार के अपने काम है, केंद्र सरकार के अपने काम है। तो केंद्र सरकार जब कानून बनाती है पूरे देश के लिए बनाती है ना, और लेकिन वो राज्य सरकार के कामों में आमतौर पर दखल नहीं देती है। तो उसी तरह से बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के कामों में आमतौर पर दखल नहीं देगा, लेकिन वो अगर ये कह दे कि भाई हमने ये कानून बनाया है, ये बम्बई और मद्रास पर भी लागू होगा, तो वो लागू जरूर होगा। उनका कानून बनाने का या पॉलिसी बनाने का अधिकार छीना नहीं गया। बस हुआ ये है कि बंगाल के गवर्नर को या बंगाल के गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को भी बम्बई और मद्रास के लिए पॉलिसी बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो इसे कहते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे कंपनी के जितने भी क्षेत्र हैं भारत में उन सभी का सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया गया। तो इसका मतलब यहाँ से सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। अब ये कहते हैं ना सेंट्रलाइजेशन पूरा कब हुआ? किस एक्ट से पूरा हुआ कीर्ति सेंट्रलाइजेशन? भारत में सेंट्रलाइजेशन किस एक्ट से पूरा हो गया? 1833 के एक्ट से। 1833 के एक्ट से सेंट्रलाइजेशन पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है? हाँ, 1833 के एक्ट से भारत में सेंट्रलाइजेशन पूरा हो गया। इसका मतलब ये था कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उनका कानून बनाने का या पॉलिसी बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। उनके लिए सारी पॉलिसी जो है बंगाल की प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के एक्ट से नया नाम क्या दे दिया था? भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 के एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ और बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी की पॉलिसी बनाने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया। तो यहाँ कहते हैं कि भारत में सेंट्रलाइजेशन जो है वो पूरा हो गया। अब यहीं पे एक शब्द आता है कि भारत में फिर से विकेंद्रीकरण कब शुरू हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि नीचे के स्तरों को और अधिकार सौंपना, है ना। जब हम नीचे के स्तरों से अधिकार छीनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हम ऊपर के स्तरों को देंगे तो ये होगा केंद्रीकरण। तो अब समझ गए ना, केंद्रीकरण का उल्टा क्या है? विकेंद्रीकरण। तो 1833 के एक्ट से केंद्रीकरण पूरा हो गया। अब भारत में फिर से विकेंद्रीकरण शुरू हो गया।
1861 के एक्ट से। लेकिन यहाँ भी अंतर है, ध्यान रखना मेरी बातों का। और इस वीडियो ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसा ही मत सोचना कि तुम्हारे सामने बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हें वीडियो दोबारा नहीं देखनी है। बार बार देखो इसको, हर महीने 2 महीने 3 महीने बाद देखो। जैसे बुक्स को रिवाइज करते हो वैसे इनको देखो, है ना। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की शिकायत ये थी कि सर आप बहुत सी किताबों से नोट्स बना करके लाते हो, रिसर्च करके लाते हो, बोलते हो, चले जाते हो, हम सुनते हैं। हम जो सुनते हैं अगले दिन हमें 70% याद रहता है, एक हफ्ते बाद 50% याद रहता है, और 1 महीने बाद 20%, और 6 महीने बाद हम सब भूल जाते हैं। हमें वही याद रहता है जो हमने लिख रखा होगा। तो ये समस्या अब आपके साथ नहीं आएगी, है ना। जब भी काम कर रहे हैं वीडियो लगाइए। कुछ दिन आपको लोग पागल कहेंगे, 20-30 दिन तक आपको लोग पागल कहेंगे कि पता नहीं क्या मोबाइल में सुनता रहता, बाद में सबको आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब बात ये आती है कि 1861 का जो विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, इसे हम कहते हैं भारत में विधायी विकेंद्रीकरण, लेजिस्लेशन डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन्हें फिर से कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो पूरे देश के लिए कानून बना रही है, लेकिन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को अब फिर से कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो कहते हैं भारत में फिर से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। लेकिन ये जो विकेंद्रीकरण था विधायी था, यानी कानून बनाने के मामले में डिसेंट्रलाइजेशन था। ओके, चले आगे। इसको सर थोड़ा उठा देना, देख लें एक बार, देख लें बोर्ड पूरा आ रहा है। चलें आगे। तो 1861 में पुनः विकेंद्रीकरण शुरू हो गया, और ये जो विकेंद्रीकरण था ये विधायी था। अब मैंने यहां लिखा भी है गवर्नर ईटीसी। अब गवर्नर ईटीसी माने इटसेट्रा, ठीक है। तो यहां से एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका हम पार्ट 3 बना लेते हैं, पार्ट 2 में बस इतना ही। थैंक यू।